हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस से स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके साथ जो है साइंस स्पेशल टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो कल हम आपके साथ डिस्कस किए थे साइंस स्पेशल टेस्ट का सेट नंबर 11। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे साइंस स्पेशल टेस्ट का सेट नंबर 12। क्लियर? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस मोड में तेज़ी से क्या करेंगे, प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बताना चाहते हैं जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे जो नोटिफिकेशन जाती है तुरंत आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस बार हो क्या रहा है यूट्यूब पर कि नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चली जाएगी और आप पर डे या हर दूसरे तीसरे दिन क्या कर सकते हैं, साइंस स्पेशल टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे प्रश्न ऐसे संकलित किए गए हैं कि जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है परीक्षाओं में पूछे जाने की। क्लियर? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसके लिए हमारे जो है वीडियो को आप जो है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए जो है प्रश्नों को लगाना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपकी नई दिल्ली, बी है आपका लखनऊ, सी है आपका कोयम्बटूर और डी है आपका करनाल। तो इसको बनाने का प्रयास करिएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। पुनः हम आपको बता देते हैं लखनऊ, कई बार हम आपको बता चुके हैं, पुनः हम आपको रिकॉल करा रहे हैं। लखनऊ जब आएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वनस्पति से औषधि व विष, ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, वनस्पति से औषधि व विष दोनों बनता है। और ये वास्तविक सच्चाई भी है कि कुछ वनस्पति आप यदि लेते हैं, आपको नहीं पता है तो वो क्या हो सकती है, औषध भी हो सकती है और आपका क्या हो सकती है, विष भी हो सकती है। ये आप याद रखेंगे, वनस्पति से औषध व विष दोनों बनता है। क्लियर? और आप क्या जोड़ देंगे इसमें, गन्ना। क्लियर? तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सॉरी वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका लखनऊ। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ। विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आपका लखनऊ। पुनः हम आपको रिकॉल करा रहे हैं कि वनस्पति से औषध व विष दोनों बनता है। ज़बरदस्त ट्रिक है। ट्रिक कहने का मतलब आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए, वैसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। रटने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। वनस्पति से औषध व विष दोनों बनता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या ऐड कर लीजिए, आपका गन्ना। ठीक? तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ और आपका क्या हो जाएगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा लखनऊ। क्लियर? नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, जैसे ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली। जब आपका दिल्ली आएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, ये आप ध्यान रखेंगे। पुनः आप जो है क्या करिएगा, रिमाइंड करिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर, ये आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर कृषि वाला ट्रैक्टर क्लियर? राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर कृषि वाला ट्रैक्टर प्रतिरोध के कारण कहाँ पहुँच गया, एम्स। ये ट्रिक है, एक बार आप इसको रिपीट कर लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपको अनुसंधान संस्थान पूरी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका नई दिल्ली और लखनऊ से ही पूछा जाता है। अब ये आप देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर कृषि वाला ट्रैक्टर प्रतिरोध के कारण एम्स पहुँच गया। क्लियर? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पे हो जाएगा, नई दिल्ली। सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, प्रतिरोध अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, एम्स कहाँ है आपका, नई दिल्ली। तो पुनः हम आपको बताते हैं, पुनः आपका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पे, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर, तो सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर कृषि वाला ट्रैक्टर, ये आपको क्या करनी, आपको क्या करनी, बनानी है। तो हम प्रयास करेंगे जल्द हम आपके साथ जो है अनुसंधान संस्थान डिस्कस कर लेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क पर कृषि वाला ट्रैक्टर, कृषि का मतलब क्या है, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली,
ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। कृषि वाला ट्रैक्टर प्रतिरोध के कारण कहाँ पहुँच गया? एम्स पहुँच गया। प्रतिरोध के कारण कहाँ पहुँच गया? ये हो जाएगा आपका एम्स। तो एम्स कहाँ है आपका? नई दिल्ली। प्रतिरोध अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखते हैं करनाल। करनाल की जब आप बात करते हैं तो करनाल में क्या हो जाएगा आपका? डेयरी। क्लियर? डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा आपका? करनाल में। एक और हम आपको बता दें कानपुर। कानपुर में क्या होगा? दालचीनी। कानपुर जब आप जाइए तो दालचीनी चबाइए। ये भी आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं कि भैया कानपुर गए और क्या कर रहे हैं? वो दालचीनी चबा के आ रहे हैं। तो दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर और चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? कानपुर। गन्ने की आप बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा? ये लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है आपका BL चोपड़ा, बी है आपका MS स्वामीनाथन, सी है आपका वर्गीज कुरियन, डी है आपका अमृता पटेल। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये हो जाएगा आपका MS स्वामीनाथन। क्लियर? जो हरित क्रांति आई थी वो किसके लिए आई थी? गेहूं के लिए। गेहूं को के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, गेहूं के उत्पादन को क्या करने के लिए? बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति। ये आप ध्यान रखिए। क्लियर? कई बार क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? गेहूं। क्लियर? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये हो जाएंगे आपके MS स्वामीनाथन। माना क्या जाता है कि भारत में जो हरित क्रांति आई 1960 से 70 के बीच आई। भारत में जो हरित क्रांति आई 1960 से 70 के बीच आई। क्लियर? लेकिन जब पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो जो योजना अवकाश था, पंचवर्षीय योजना में क्या था? योजना अवकाश था, क्योंकि उसमें युद्ध छिड़ गया था। तो 1966 से 1969 तक क्या था? योजना अवकाश था। तो भारत में पंचवर्षीय योजना कब आई? भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई? तो आप क्या कहेंगे? योजना अवकाश के दौरान। और दूसरा क्या हो सकता है? 1960 से 70 के बीच। क्लियर हो गया? अगर आप बात करेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन की, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ये आप ध्यान रखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। कब ये आई? तो योजना अवकाश के दौरान आई। योजना अवकाश कब था? 66 से 69 के बीच। किस पर ये आधारित थी हरित क्रांति? गेहूं पर। गेहूं का उत्पादन क्या हो गया? बढ़ गया। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ऑप्शन है आपके मसानोबु फुफुका, नेक्स्ट है आपका MS रंधवा, MS स्वामीनाथन या नॉर्मन बोरलॉग। तो सही ऑप्शन बनाने का प्रयास करिए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? MS रंधवा प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ये क्या हो जाएगा आपका? MS रंधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया। इनमें ऑप्शन है आपकी सरकारी नीति द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, भूमि के मालिक द्वारा या वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। कहने का मतलब क्या है कि भारत में फसल के प्रकार, फसल कितने प्रकार की होगी? रबी आपकी क्या हो जाएगी? जैसे आपका क्या हो जाएगा? रबी की बात क्या हो जाएगी? रबी होगी तो रबी में कौन कौन सी आ जाएगी? जैसे आपकी गेहूं आ जाएगी, फिर खरीफ हो जाएगी, जायद आ जाएगी। तो ये सभी फसलों को किस प्रकार निर्धारित किया गया? तो वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। तो भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया किसके द्वारा? वर्षा की परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। अब तीन प्रकार की फसलें होती हैं आपकी, जो बोई जाती हैं अलग अलग जो आपके मंथ हैं उनमें। जैसे आपका क्या हो जाएगा? खरीफ, दो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पूछी जाती है, खरीफ और रबी। क्लियर? उसके बाद जायद जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जायद कहने का मतलब क्या हो गया? जो आपकी काकर वाकर होती है गाँवी भाषा में अगर हम बात करें, या जैसे खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, इन सभी को क्या बोलते हैं? जायद। खरीफ की आप बात करेंगे तो खरीफ की जो फसल बोई जाती है वो जून से सितंबर के बीच। ये आप ध्यान रखेंगे। खरीफ की जो फसल बोई जाती है जून से सितंबर के बीच। उसके बाद रबी की यदि आप बात करेंगे तो रबी जो बोई जाती है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच। ये आप ध्यान रखेंगे।
तो रबी का मतलब क्या है, रबी भैया क्या लेकर आए हैं, गेहूँ। ये से भी आप लिंक कर सकते हैं, रबी भैया क्या लेके आए हैं, गेहूँ। तो गेहूँ, उस गेहूँ सरसों ये सभी यानी कि तिलहन, गेहूँ और तिलहन कब बैठाई जाएगी आपकी, अक्टूबर और नवंबर के बीच। ये आप ध्यान रखें। खरीफ की बात करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि उड़द हो गया, जैसे दलहनी हो गया आपका, उड़द हो गया, फिर आपका क्या हो गया, मूंग हो गया, फिर आपका क्या हो गया, धान हो गया। ये सभी कब बैठाई जाएंगी, खरीफ के सीजन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, पैरासाइट्स या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरोफाइट्स। क्लियर। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनको पानी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत कम होती है। और माना ये जाता है कि इनको पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो नगण्य है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके कि भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं। फूलों की जो अधिकतम किस्में हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में। क्लियर। यानी कि फ्लावर ऑफ वैली किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो फूलों के अध्ययन को बोलते क्या है, हमने आपको पढ़ाया था, पुनः हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं, पोमोलॉजी। ये आप ध्यान रखिए। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। जब आप फलों के अध्ययन की बात करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। ये पूरा आप रिकॉल करते हुए चलिएगा जिससे पूरी तरह से क्या हो जाए, हो सके, क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खरीफ का मौसम कब होता है। तो हमने आपको बता दिया कि खरीफ का मौसम आ ही गया है, क्योंकि जून से सितंबर के बीच क्या बैठाए जाएंगे, धान हो गया, उड़द हो गया, ये सभी क्या होंगे, बैठाए जाएंगे आपकी। जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। क्लियर। तो खरीफ का मौसम कब होता है, जून से सितंबर के बीच। जब आप बात करेंगे अक्टूबर से नवंबर के बीच, तो ये किसका मौसम होता है, तो ये हो जाएगा आपका रबी का मौसम, जिसमें किसका कौन सी फसल बोई जाती है, ये हो जाएगी आपकी गेहूँ और उसके बाद तिलहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और कई छात्रों को पता भी होगा। तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, थाईलैंड। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका केरल। भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, केरल। प्राकृतिक रबड़ को क्या बोलते हैं आपकी, ये कौन सी फसल होती है, नकदी फसल। ये भी आप ध्यान रखें, नकदी फसल। कहने का मतलब क्या है, ये खेत से ही उठ जाती है, इसको घर पे स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं पे आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, और जो व्यवसायी होगी उसको लेकर चले जाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नकदी फसल। नकदी फसल और कौन सी हो जाएगी, और है आपका जैसे गन्ना। गन्ना आपको स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़े, यानी कि ऐसी फसलें जिसे क्या करते हैं आप, स्टोर नहीं करते, सीधा क्या करते हैं, बेच देते हैं खेत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कानपुर में। तो हमने आपको बताया ही था कि दाल और चीनी, कानपुर जब आप जाएंगे तो दाल चीनी ज़रूर चबाएंगे। ये ट्रिक्स याद कर सकते हैं, कानपुर आप जाइए, दाल चीनी जरूर चबाइए। तो दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में, चीनी अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में, और चमड़ा उद्योग कहाँ पे हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा कानपुर में। नेक्स्ट आ गया लखनऊ। तो लखनऊ में हमने आपको क्या बताया था कि वनस्पति से विष व औषधि, वनस्पति से औषध व विष दोनों बनाया जाता है। तो वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ। औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। विष अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ पे हो जाएगा आपका, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका झूम खेती प्रचलित है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, नागालैंड, बिहार या असम में। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नागालैंड में। ये आप ध्यान रखिए, झूम खेती में होता क्या है कि जो जंगल होते हैं, जंगलों को जला दिया जाता है। जंगलों को जलाने के बाद जो आपकी राख बचती है, उसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति जब बढ़ जाती है तो हम इस पर क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। और फसल का उत्पादन 2 से 3 बार ही कर पाते हैं। 2 से 3 बार फसल उगाने के बाद क्या होता है कि पुनः उत्पादन घट जाता है। पुनः उत्पादन घटने के बाद क्या हम करते हैं कि खेत को छोड़ देते हैं। खेत को छोड़ने के बाद जो अन्य आपके जो जंगल पाए जाएंगे, वहाँ पर जाके हम वहाँ पे क्या करेंगे, आग लगा देंगे। फिर खेत जल जाएंगे तो उसकी
जंगल जल जाएगा तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, वहाँ पर क्या करेंगे हम फसल का उत्पादन करेंगे। तो कहा कि इसलिए इसको क्या कहा जाता है, झूम खेती। यानी कि बार बार खेत क्या होता रहता है, बदलता रहता है। बार बार क्या होता है, खेत बदलता रहता है। क्योंकि जो आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो यहाँ पे क्या है कि पूरे फ्लैट खेत नहीं है, यहाँ पे खेत नहीं, यहाँ पे क्या किया जाता है, झूम खेती ही की जाती है। मणिपुर राज्य को आप मतलब छोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा झूम खेती कहाँ पर की जाएगी, यहीं पर की जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में। जैसे आपका क्या हो जाएगा, असम, असम में झूम खेती की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में झूम की खेती की जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेघालय, मेघालय में झूम की खेती की जाएगी। त्रिपुरा में झूम की खेती की जाएगी। उसके बाद क्या है आपका मिजोरम, मिजोरम में झूम की खेती की जाएगी। फिर क्या है आपका नागालैंड। सबसे ज़्यादा झूम की खेती की जाएगी वो आपकी कहाँ पे की जाएगी, नागालैंड में। झूम खेती क्या है कि इसमें क्या होता है कि बार बार आपका खेत क्या होता है रे, बदलता रहता है। इसमें जंगलों को जलाकर भूमि की उर्वरता को बढ़ाकर हम किसका उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। 2 से 3 फसल उत्पादित होने के बाद हम क्या कर देते हैं, खेत को छोड़ देते हैं। खेत को जब आप छोड़ देते हैं तो पुनः उस पर किसका आगमन हो जाता है, जंगलों का। तो ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं, हम खेतों को छोड़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनकोना पौधे की किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और हमने आपको कई बार इस प्रैक्टिस सेट में शामिल भी किया है। तो सिनकोना पौधे की किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है, ये होता है आपका तने की छाल से। कई बार क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि कुनैन की गोली या कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिनकोना पौधे से। नेक्स्ट है आपका कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है आपकी नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया। तो पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट। हम आपको पुनः पुनः बताते हैं कि जब आप यूरिया खरीदते हैं, यूरिया, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46%। अच्छा, ये नाइट्रोजन वाकई में क्या नाइट्रोजन ही होता है। तो इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन जो होता है एमाइड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में। ये जो ठोस होता है, यूरिया में जो ठोस होता है इसको क्या बोलते हैं, एमाइड। ये आप ध्यान रखेंगे कि यूरिया में क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, एमाइड। ये आप ध्यान रखेंगे। और पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। यानी कि जब आप खाद लेकर आएंगे तो इसमें क्या रहेगी, एमाइड। एमाइड को आप क्या करेंगे कि जब आप छींटते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, एमाइड घुल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में। तो इसी नाइट्रेट को कौन लेंगे, पौधे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग एवं जायांग, सभी चारु चक्र, बादल पुंजी एवं दलपुंज, दल पुमंग एवं जायांग। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सभी चारु चक्र। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारु चक्र। कहने का मतलब क्या है कि आपका पुष्प क्या है, पूर्ण है। तो पूर्ण कब होगा, जब सभी चारु चक्र पाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है फल, पुष्पक्रम, वृक्ष, कलिका। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पुष्पक्रम। फूल गोभी जो हम खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पक्रम खाते हैं। नेक्स्ट है आपके नारियल का फल होता है बेरी, नट, डूपी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है मार्च 16 मार्च को, 21 मार्च को, 2 सितंबर को या 5 दिसंबर को। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21 मार्च को। नेक्स्ट है आपका पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है, एफिड, भृंग, टिड्डा, वर्र। तो ये क्या हो जाएगा, पौधे के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है, एफिड है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़े पुष्प होते हैं क्रेंसियम, रेफ्लिसिया, सूरजमुखी, जिंदिया। तो आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में ये जो चित्र आपको दिख रहा है यही क्या है, रेफ्लेसिया है। इसका वजन कितना होता है, 40 किलोग्राम। मतलब आप किसी को फूल देंगे तो क्या हो जाएगा, गिर पड़ेगा, और गिर पड़ के क्या हो जाएगी, उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लिसिया। ये आप इमेज में देख सकते हैं बैकग्राउंड में, यही क्या है आपका, रेफ्लिसिया। वजन कितना होता है इसका, 40 किलोग्राम। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट है आपका चाय में लाल कीट का कारण है जीवाणु, फफूंद, हरी शैवाल, विषाणु।
तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हरी शैवाल। तो चाय में लाल कीट का कारण क्या है, हरी शैवाल। शैवाल के अध्ययन को बोलते क्या है, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए। तो चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होगा, उत्पादन होता कहाँ है वाकई में, सबसे पहले उत्पादन हुआ कहाँ था, दार्जिलिंग। ये आप ध्यान रखें, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय क्या है, बहुत फेमस है। तो सबसे पहले चाय की जो खोज की गई थी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो चाय की खोज की गई थी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, इन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले चाय की खोज की थी। हुआ क्या था कि इन्होंने पत्ती खाया था, पत्ती खाने पर इनको नींद नहीं आती थी, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, इसका सेवन करना प्रारंभ कर दिया था। और भारत में जो नॉर्मली यूज किया जाता तो काढ़ा यूज किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसकी अमल बढ़ती चली गई और लोग क्या करने लगे, चाय का सेवन करने लगे। जीवाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा बैक्टीरियोलॉजी। और विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। जीवाणु की आप बात करेंगे तो ये लंबे आकार का होता है, विषाणु की आप बात करेंगे तो ये गोलाकार होता है, जैसे कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसमें बीज नहीं बनते, घास में, पाइन्स में, फर्न में, आम में। तो बीज किसमें नहीं बनते, फर्न में। नेक्स्ट है आपका, नींबू में कैंकर रोग होता है, कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, नीमेटोड से। तो नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है, ये होता है आपका बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से। नींबू में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता क्या है, हमने आपको पढ़ाया था। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, मटर में मार्स रोग का कारण है, जस्ता की कमी, मैग्नीज की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी, कॉपर की कमी। तो मटर में मार्स रोग का कारण क्या हो जाएगा, मैग्नीज की कमी। तो सर्वप्रथम मटर के दाने पर ही किसकी खोज की गई थी, अनुवांशिकी की खोज की गई थी, यानी कि मेंडल ने किसकी खोज की थी, अनुवांशिकी के बारे में पता लगाया था। नेक्स्ट है आपका, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये हो जाएगा आपका द्वितीय। ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पे होता है, चीन में। चीन में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होते हैं, गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं कैसी फसल है, रबी फसल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गेहूं कैसी फसल है, रबी फसल है। रबी फसल का उत्पादन कब होता है, कब बुआई होती है, तो ये होता है आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच, अक्टूबर से नवंबर के बीच। ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो जाएगा आपका रबी फसल। गेहूं में पाया क्या जाता है, ये भी आप ध्यान रखें, विटामिन B1, B2, B6। विटामिन B1, B2, B6 किस में पाया जाता है, गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है। हम आपको पुनः बताना चाहते हैं, असत्य फल होता क्या है कि जिस फूल के अंडाशय में फल का निर्माण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जिस फूल के अंडाशय में फल का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, सत्य फल। और जिस फूल के अंडाशय के अलावा कहीं और पर फल का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, असत्य फल। जैसे आपका कटहल क्या होता है, फूल कहीं पर और फल कहीं और बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, असत्य फल। और आपका क्या हो गया, जैसे आम, फूल जहाँ पर वहीं पर फल। तो जहाँ पर फूल वहीं पर फल, मतलब सत्य फल। जहाँ पर फूल उसके अलावा कहीं पर फल, उसको क्या बोलेंगे, असत्य फल। तो काजू, सेब, नाशपाती, ये सभी क्या है, आपका असत्य फल है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी नकदी फसल है, मतलब आप खेत में ही इसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। आपको घर पर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, इसको लाने की ज़रूरत नहीं है। तो नकदी फसल कौन सी है आपकी, तंबाकू। नेक्स्ट है आपका, तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका राजमुंदरी में। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, चावल, मक्का, मूंगफली, सेब। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मूंगफली में। सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है ये हो जाएगा आपका सोयाबीन में, ये आप ध्यान रखेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। उसके बाद किस में पाया जाता है, मूंगफली में। सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है, 42%। ये आप ध्यान रखेंगे। सोया प्रदेश किसे कहते हैं, ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो भारत के 80%, भारत के उत्पादन का 80% उत्पादन अकेले कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में।
सोयाबीन की खोज कहाँ पर हुई थी? चीन में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सोयाबीन की खोज कहाँ पे हुई थी? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो हमने आपको प्रीवियस में चर्चा की थी। तो ऑप्शन है आपका अमोनियम, एमाइड, नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? ये हो जाएगा आपका एमाइड। जो आप यूरिया लेके आते हैं वाइट कलर की ठोस आकार में होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमाइड। एमाइड। ये एमाइड जब ज़मीन में जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट में। और इसी नाइट्रेट को ग्रहण कौन करते हैं? पौधे। ये आप ध्यान रखेंगे। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%। आप देखते होंगे N2 जो लिखा रहता है 46%। नेक्स्ट है आपका, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? भारत, चीन, अमेरिका, मैक्सिको। तो सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? चीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कितना पाया जाता है? 42%। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। तो भारत की कुल सोयाबीन उत्पादन का अकेले 80% उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? गेहूं का। हरित क्रांति आई कब थी? 1960 से 70 के बीच। पंचवर्षीय योजना की आप बात करेंगे तो योजना अवकाश के दौरान ये आई थी 1966 से 69। इसके जनक किसी माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन, ये आप ध्यान रखें, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, अरहर। तो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सोयाबीन 42%। उसके बाद कौन सा है? मूंगफली। नेक्स्ट है आपका, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। यानी कि भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन कहाँ पे होता है? ये हो जाएगा आपका गुजरात में। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केरल। सबसे बड़े रबड़ उत्पादक की आप बात करेंगे विश्व में तो कौन सा हो जाएगा आपका? थाईलैंड। रबड़ क्या है आपका? नकदी फसल है, ये आप ध्यान रखेंगे। तुरंत भैया नगद कैश मिलेगा और आप क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है? चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, पाइराइट्स। तो क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? जिप्सम। ये आप ध्यान रखेंगे। जिप्सम का सूत्र क्या हो जाता है? ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जिप्सम में जल की मात्रा अधिक होगी, आप ध्यान रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, इसलिए इसमें जल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो CaSO4.2H2O ये किसका फार्मूला है? जिप्सम का। और जब आप बात करेंगे CaSO4.5H2O तो ये किसका फार्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, POP। ठीक। तो जिप्सम से क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से जब जल अपघटन हो जाता है तो क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है आपका, रेड राट रोग किस फसल का रोग है? तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गन्ना। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हमने आपको बताया था, लखनऊ में। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? यानी कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पे किस फसल का उत्पादन होता है? ये हो जाएगा आपका धान। ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। हमने आपको बताया था वनस्पति से औषध व विष दोनों बनता है। नेक्स्ट है आपका, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है? जौ, जई, राई, गेहूँ। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन सा है? जौ है। नेक्स्ट है आपका, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश? चीन, भारत, मैक्सिको, अमेरिका। तो ये है आपका भारत। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रोसिन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, केसर तेल। ये हो जाएगा आपका कैरोटीन। तो कैरोटीन के कारण ही क्या होती है? गाजर लाल रंग की आपको क्या करती है? दिखाई पड़ती है। और केसिन के कारण क्या होता है? कि दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो टोटल जो है 39 प्रश्न समाहित किए गए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब क्या करिए, आप ज़रूर कर दें यदि नए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।